Good morning, students. Today in this video, we will learn about principles of management given by Henry Fayol. We will learn about Henry Fayol and about the principles given by Henry Fayol. One by one हम सारे principles को डिटेल में पढ़ेंगे. First of all, general introduction of Henry Fayol. Clear? सबसे first one, lifetime. उनका बर्थ 1841 में बर्थ हुआ था, 1941 में डेथ हो गई. प्रोफेशन की अगर हम लोग बात करें, ही वॉज माइनिंग इंजीनियर थे एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे. ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम माइनिंग एकेडमी. माइनिंग एकेडमी से ग्रेजुएशन किया, माइनिंग इंजीनियर बने. ही हैज रिटन अ बुक इन फर्स्ट इन फ्रेंच, नेम इज एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल. उन्होंने फ्रेंच में लिखी. लेटर ऑन इस बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में इन द ईयर 1949 विद द नेम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया और उनका मेन कंट्रीब्यूशन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ही हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? देखो क्या है ना कि हम लोग के दो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हुए. दो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट को इन्होंने बताया. एक तो हम लोगों ने हेनरी फयोल की बात करते हैं और दूसरा हम लोग बात करते हैं F.W. टेलर की. F.W. टेलर जो हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे. इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लस उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई थी. हेनरी फयोल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. ही इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. जनरल मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं, जबकि टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होता है. हेनरी फयोल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड F.W. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी फयोल. हेनरी फयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए? He has given 14 principles and from examination point of view ये सारे 14 principles हमको on the tips होने चाहिए. तो इनको learn करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक हम लोगों ने इसके लिए निमोनिक बनाया है. क्लियर? हम लोगों ने इसके लिए कोड बनाया है. वो कोड से हम लोग इसको learn करेंगे, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली लर्निंग पे नहीं जाएंगे. पहले 1 by 1 हम सारे प्रिंसिपल्स समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको लर्न करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों का जो निमोनिक हमने बनाया है वो है डैड यूसी यूएसएसआर. इसमें हमारे प्रिंसिपल्स कवर होंगे एंड देन फिर हम लोगों का इसमें आता है OIC. इस तरीके से करके बाद में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी. ये सारे 14 प्रिंसिपल्स हम लोग एक बार डिटेल में सारे पढ़ लें, उसके बाद हम लोग इस कोड को करेंगे और लर्न करेंगे. क्लियर? तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा कवर होता है दैट गिवन बाय हेनरी फयोल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स. फर्स्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स होता है स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन. स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन. हेनरी फयोल ने सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल दिया दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स एंड इट मीन्स द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन. हेनरी फयोल इस चीज पे एम्फोसिस देते थे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है, इट इज द ऑब्लिगेशन. मैनेजमेंट शुड मेंटेन टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट शुड गिव ड्यू बेनिफिट्स और work with cooperation with the employees, and the most important thing, replace I with view while making any communication. ये बोलते हैं कि आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी कि मैंने काम किया. आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा हमने काम किया, because the management is nothing without their workforce and workforce is nothing without the management. तो मैनेजमेंट शुड रियलाइज दैट वाइल मेकिंग कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा किया तो कंपनी को फायदा हुआ. नहीं, मैंने नहीं, हमने ऐसा किया. तो आई शुड बी रिप्लेस विद वी. जब हम आई को वी से रिप्लेस कर लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं,
टीम स्पिरिट क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस हार्मनी एंड टीम स्पिरिट रिजल्ट्स इन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड विच रिजल्ट्स इन एफिशिएंसी एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्लियर हम लोग का? तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स हो गया हमारा स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। किससे रिलेटेड हो गया हमारा? स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, कि हम लोगों को किस तरीके से काम करना है, सहयोग से काम करना है, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन से हम लोगों को काम करना है। मीन्स मैनेजमेंट शुड मेंटेन टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग दी एम्प्लॉयज। क्लियर? टीम स्पिरिट मेंटेन करके रखनी है, टीम वर्क से काम करना है। आई शुड बी रिप्लेस विद बी, ये फीलिंग हटानी है कि मैंने काम किया, ये फीलिंग डेवलप करनी है कि हम सबने मिलके काम किया। क्लियर? अगर ऐसा होगा, टीम वर्क होगा, हार्मनी होगी, आई रिप्लेस हो जाएगा वी से, तो देयर विल बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट अमंग दी एम्प्लॉयज। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। सेकेंड प्रिंसिपल इन्होंने बताया इनिशिएटिव का। इनिशिएटिव इज बेसिकली रिलेटेड विद, हेनरी फ्योल ये कहते थे कि इट इज द ऑब्लिगेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू एनकरेज द एम्प्लॉयज, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू टेक फर्स्ट स्टेप विदाउट सेल्फ मोटिवेशन, विद सेल्फ मोटिवेशन, कि मीन्स खुद अपने सेल्फ मीन्स उनको इतना एनकरेज कर दो, मोटिवेट करो कि वो अपने आप आगे आए और अपने नए नए सजेशंस दें, जिससे उनके अंदर की क्रिएटिविटी निकल के आए और हम लोग उनके वैल्यूएबल सजेशंस को ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर पाए। मीन्स उनको इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो लोग बिना हेजिटेशन के, ईगरनेस के साथ आगे बढ़ के अपनी बात कहें। मीन्स कोई भी काम करें विदाउट बीइंग टोल्ड, हमको कहने की जरूरत नहीं है दे नो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और हमको ये सब काम करने हैं। क्लियर? तो इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्सेस इंस्टॉल करो। सजेशन बॉक्सेस इंस्टॉल करने से क्या होगा कि दे विल कम अप, they will come forward, they will give their suggestions, and those suggestions may be constructive or beneficial for the organization. Clear? तो ये लोग बोलते हैं कि it is the duty of the management कि encourage the employees to develop and carry out their plans for improvement. Means उनको encourage करो कि अपने काम के लिए खुद planning करें और खुद उसमें कैसे कमियां हैं उनको दूर करें। Taking the first step with self motivation, सेल्फ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े, ईगरनेस होनी चाहिए, कोई कहने की जरूरत नहीं है, विदाउट बीइंग टोल्ड, बिना कहे हुए ही काम करें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना कहे करना है, तो ये मतलब नहीं है कि आप पॉलिसीज की अगेंस्ट जाओगे। विद इन दोज पॉलिसीज यू हैव टू परफॉर्म योर वर्क, यू हैव टू गिव सजेशंस, यू हैव टू कम फॉरवर्ड विद योर प्लान्स और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज। Manager boost up the confidence level of employees to think and come forward with new ideas. और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि install suggestion boxes in the organization. Organization में suggestion boxes लगाओ जहां पे कि वो आके अपने creative suggestions दे सके. Clear? Next one is order. Principle of order, important one. तो एक तो ये चीज क्लियर कर लो, ऑर्डर का मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस देना या कोई आदेश देना बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलते हैं कि किसी भी, चाहे वो घर की बात करें, चाहे हम लोग स्कूल की बात करें, चाहे हम लोग किसी भी कंपनी की बात करें, मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहां पे हेनरी फ्योल कहते हैं कि हर चीज या तो थिंग्स होंगी या पीपल होंगे। तो ये बोलते हैं हर चीज की अपनी एक स्पेसिफाइड जगह होनी चाहिए और वो चीज उसी स्पेसिफाइड जगह पर होनी चाहिए। जस्ट लाइक हम बात करें घर में, किचन इज अ स्पेसिफाइड प्लेस फॉर कुकिंग, तो कुकिंग से रिलेटेड जितना भी सामान है वो किचन में होना चाहिए। स्कूल की बात करें, बुक्स सारी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, कंप्यूटर सारे कंप्यूटर लैब में होने चाहिए, मेडिसिन सारी डिस्पेंसरी में होनी चाहिए। तो जो चीज जिस चीज की जहां प्लेस है वो उसी पे ही होनी चाहिए। वन थिंग। सेकेंड थिंग कि इसी तरीके से हर पर्सन की भी अपनी एक स्पेसिफाइड प्लेस है और अगर वो स्पेसिफाइड प्लेस है तो दैट पर्सन मस्ट बी एट दैट प्लेस ओनली। स्कूल में स्टाफ रूम्स बने हुए हैं स्टाफ बैठने के लिए, तो दे शुड सिट देयर इन देयर स्टाफ रूम। लाइब्रेरी टीचर्स या लाइब्रेरी मैम या लाइब्रेरी मैनेज person managing library must sit in the library. Nurse or the doctor must sit in the dispensary.
प्रिंसिपल मस्ट सिट इन द प्रिंसिपल्स रूम। तो ये बोलते हैं हर चीज की और हर पर्सन की अपनी एक जगह है, और वो जो जगह होनी चाहिए वो पर्सन उसी जगह पर होनी भी चाहिए जगह, और वो पर्सन या थिंग मस्ट बी एट दैट प्लेस ओनली। तो इन्होंने बोला दो तरीके के ऑर्डर है, मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर इज रिलेटेड विद प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स, कि जो चीजें हैं उनकी स्पेसिफाइड प्लेस हो और वो चीजें उसी स्पेसिफाइड प्लेस पर मिले इस प्लेस में। एंड सेकेंड वन इज सोशल ऑर्डर, इट इज रिलेटेड विद प्लेसमेंट ऑफ पीपल, कि जो स्पेसिफाइड प्लेस उन पर्सन्स की है उसी स्पेसिफाइड प्लेस पे होनी चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में कियोस हो जाएगा और कभी भी हम लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जस्ट लाइक अब हम रीड करते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्योल इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। हर चीज की अपनी एक प्लेस होनी चाहिए और वो चीज उसी प्लेस पर होनी चाहिए। क्लियर? सेकेंड, ये लोग बोलते हैं कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन should be at it, should be a place for everyone and everyone should be at his or her place। हर चीज की जगह होनी चाहिए, वो चीज वहां पे होनी चाहिए। It must be at its specified place। हर पर्सन की जगह होनी चाहिए, तो he or she must be at that specified place only। तो two types of orders are there, material order, social order। Material order is related with things and the social order is related with people। तो specified place होनी चाहिए, उसी जगह पे होनी चाहिए, स्पेसिफाइड प्लेस होनी चाहिए पर्सन की और वो पर्सन उसी जगह पर होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में कियोस हो जाएगा और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसका क्रक्स एक ही है कि हेनरी फ्योल इज सेइंग कि देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनजस्टिफाइड बेस, जस्ट लाइक कास्ट, रिलीजन, रीजन, नेशनलिटी। ये बोलते हैं कि जो अनजस्टिफाइड बेस है उन अनजस्टिफाइड बेसिस पे आप दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल अपॉर्चुनिटी मस्ट बी ग्रांटेड टू ऑल एंड देयर मस्ट बी अ काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर के बिहेवियर में काइंडनेस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। क्लियर? ये बोलते हैं कि ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट और नेशनलिटी। उन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो कि हम लोगों ने देखा एक्स एंड वाई बोथ आर हैविंग सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, देन देयर सैलरी मस्ट ऑल्सो बी सेम। इफ यू आर गिविंग हायर सैलरी टू वन, लोअर टू वन, ओनली बिकॉज वन टू हुम यू वांट टू गिव हायर सैलरी इज योर रिलेटिव, केवल उसको ज्यादा क्यों देना चाह रहे हो, वो आपका रिलेटिव है, तो बोलते इट इज अनजस्टिफाइड है और यहाँ पे इक्विटी के प्रिंसिपल का वायलेशन। बट यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग बेस कि हम इसलिए सैलरी ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि उससे फुल टाइम काम करा रहे हैं, दूसरे एम्प्लॉयज से हम लोग पार्ट टाइम काम करा रहे हैं। इफ देयर इज अ जस्टिफाइड बेस देन इट्स फाइन, एंड इफ देयर इज नो जस्टिफाइड बेस देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्लियर? तो व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज सेइंग कि देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड मैनेजर मस्ट हैव काइंडनेस एंड जस्टिस इन हिज बिहेवियर। कभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ कोई भी पक्षपात हुआ है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखो ये क्या कहते हैं, बहुत एक सिंपल सी बात है कि ये माना जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज पुराने हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही सक्सेसफुल है। इसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मापने के लिए लोग ये भी देखते हैं कि उसके एम्प्लॉयज कितने पुराने हैं। यहाँ पे हेनरी फ्योल ने ये सजेस्ट किया कि देयर मस्ट बी मिनिमम एम्प्लॉय टर्नओवर। बोलते एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमम रखो, कम से कम रखो। अब बात यहाँ पे आ रही है कि एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है। एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स कि हाउ फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज
are leaving ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलते कितनी जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या कहलाता है? एम्प्लॉय टर्नओवर। इसको मिनिमम करो, इसको मिनिमम करो। व्हाट इट मीन कि एम्प्लॉयज आपके जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी छोड़ के जाएंगे तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। आज मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक टीचर दिया, कल मैंने इंग्लिश टीचर फिर नेक्स्ट मंथ चेंज कर दिया, फिर नेक्स्ट मंथ चेंज कर दिया, तो आप लोगों को कुछ चीज समझ नहीं आएगी। इन द सेम वे इन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया, उसको ड्यू ट्रेनिंग दी, उससे काम कराया, 1 मंथ काम किया, फिर चला गया। फिर मैंने दूसरे को अपॉइंट किया, फिर चला गया। तो बोलते हैं अगर इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इफेक्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे, और वो एम्प्लॉयज अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप जब अपॉइंट कर रहे हो किसी भी पोजीशन के लिए, तो आप एक रिगरस प्रोसीजर आप अडॉप्ट करो। आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बेसिस पे अडॉप्ट करो, अपॉइंट करो, आप कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज अपॉइंट करो। लेकिन एक बार अपॉइंट करने के बाद उनको एक रीजनेबल टाइम दो टू प्रूव देम, कि अपने रिजल्ट शो करने के लिए। नहीं कि आप कर लो, 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन बाद हम हटा देंगे। अगर इस तरीके की इनसिक्योरिटी होगी, ये तलवार लटकती रहेगी, हमेशा हमको निकाल दिया जाएगा, तो वो पर्सन कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएगा और वो बहुत जल्दी आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। क्लियर? तो ये बोलते हैं कि किसी एम्प्लॉय के खुद के डेवलपमेंट के लिए भी, अपने आप को प्रूव करने के लिए भी, what is required minimum employee turnover means आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का सिस्टम करो कि एम्प्लॉयज आपको छोड़ के ना जाएं, जल्दी से अपॉइंट करो, ट्रेनिंग दो, फिर उनको प्रूव करने के लिए एक रीजनेबल टाइम भी दो। कितना टाइम है आपको अपने को प्रूव दे करना पड़ेगा, अपने रिजल्ट्स हमारे सामने लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने वो टाइम नहीं दिया, इनस्टेबिलिटी उनके दिमाग में होगी, इनसिक्योरिटी होगी, ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे, वो फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे, एंड इट विल अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू Fayol, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। बोलते हैं सेलेक्ट एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू प्रोसीजर, बट दे शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स पीरियड। कुछ टाइम के लिए उनको अपॉइंट करो, रीजनेबल टाइम दो टू शो देयर रिजल्ट्स। अगर हम लोगों ने इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी होगी तो वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहेंगे और हम लोग को एफिशिएंटली हम लोग वर्क नहीं पर कर पाएंगे। दिस प्रिंसिपल इज सिमिलर टू टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। वो भी हम पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको रिलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग का आता है इसमें स्केलर चेन ऑफ सिस्टम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। देखो स्केलर चेन ऑफ सिस्टम हम लोग को कह क्या रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप से लेके बॉटम तक एक चेन होती है। ये चेन होती है अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की एक चेन होती है और हर एम्प्लॉय को उस चेन को फॉलो करना पड़ता है। दिस चेन इज नोन एज स्केलर चेन। ये बोलते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर आपको कम्युनिकेट करना है दूसरे एम्प्लॉयज के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो यू हैव टू फॉलो दैट चेन। तो आपको वो चेन फॉलो करनी ही है। जस्ट लाइक मैं बात करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में A is at the top level, then B is there, C is there, D is there, E is there, F is there, G is there. Now D wants to talk directly to G, या वो G से communicate करना चाह रहा है, तो normal conditions में उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये रूट फॉलो करना है। D C के पास जाएगा, B के पास, A के पास, E यहाँ से इस तरीके से इंफॉर्मेशन G के पास जाएगी, कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? लेकिन जब आप लोग ये देख रहे हो, हम जब देख रहे हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर ऐसा होगा तो इसमें तो टाइम भी बहुत लग जाएगा, कोई अर्जेंट मैटर्स होंगे तो हम क्या करेंगे। और ये भी हमको कई बार डर होता है कि जो हमारा
मैटर है जो हम आगे ऊपर टॉप लेवल पे देना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो मैटर हमारा डिस्टॉर्ट हो जाए, मीन्स कि जिस रूप में मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वो रूप में ना जाए। मेरे को तो सी की कंप्लेन करनी है, अब वो एनवेलप मैंने सी को दिया तो वो सी आगे बी को देगा ही क्यों, ए को देगा ही क्यों। तो इस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन है? हेनरी फ्योल ने भी इस चीज को समझा। उन्होंने कहा कि नॉर्मल कंडीशन में तो इन नॉर्मल कंडीशंस यू हैव टू फॉलो दिस चेंज। नॉर्मल कंडीशन में आपको ये चेन फॉलो करनी है, क्लियर। लेकिन ये बोलते हैं कि अगर इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी है तो इन्होंने गैंग प्लैंक का स्केलर चेन का एक एक्सेप्शन दिया, और उस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग हमको अगर अर्जेंट कंडीशंस हैं या हम लोगों ने बोला कि हमको लगता है कि हमारा जो मैटर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्लियर, तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे E कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद I और D कैन डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद H थ्रू, हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम दिया है उन्होंने, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक वो रास्ता है जब हम इमरजेंसी की कंडीशन में, अर्जेंट कंडीशंस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग द स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, उसको ब्रेक करके। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो टॉप से और बॉटम तक एक चेन बनी हुई है कम्युनिकेशन और अथॉरिटी की, उस चेन को फॉलो करो। बट इन अर्जेंट कंडीशंस, या आपको लगता है कि आपका मैटर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उस रूप में नहीं पहुंच पाएगा, तो इन दैट कंडीशन एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन इज गैंग प्लैंक। मीन्स आप लोग गैंग प्लैंक यूज कर सकते हो और उस पर्सन के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, क्लियर। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन, तो हम बोल देंगे गैंग प्लैंक इज द एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट वन इज रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर। सबसे फर्स्ट वन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन होता क्या है? वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दे रहे हैं, इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज वट एवर दे आर गेटिंग इन रिटर्न ऑफ दोज सर्विसेज इज नोन एज देयर रेम्युनरेशन। पारिश्रमिक बोलते हैं, क्लियर, कि जो हम लोग सैलरी बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स में कॉम्पनसेशन बोलते हो, वो सारी चीज हम लोग अलग अलग वर्ड्स हैं रेम्युनरेशन के लिए। तो वट एवर दे आर गेटिंग इन रिटर्न इज नोन एज रेम्युनरेशन। हेनरी फ्योल ने कहा कि जो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, दिस रेम्युनरेशन मस्ट बी फेयर। ये बोलते हैं कि ये जो रेम्युनरेशन है, ये रेम्युनरेशन कैसा होना चाहिए? रेम्युनरेशन फेयर होना चाहिए, क्लियर। रेम्युनरेशन फेयर होना चाहिए। किसके लिए फेयर होना चाहिए? ये बोलते हैं फॉर बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बोलते हैं हम किसी की तरफ नहीं ले रहे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के लिए वो रेम्युनरेशन फेयर होना चाहिए। वो रेम्युनरेशन एम्प्लॉयर के लिए फेयर कब माना जाएगा? जब वो अपनी विद इन पेइंग कैपेसिटी पे कर रहा है, जितनी उसकी पेइंग कैपेसिटी है उसके अंदर रह के वो पे करता है, तो इट मीन्स एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेयर है। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कब फेयर माना जाएगा? अगर वो रीजनेबल, हम ये नहीं कह हाई, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मेंटेन कर पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेम्युनरेशन फेयर है। अगर रेम्युनरेशन फेयर है तो एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉय के लिए भी, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सो व्हाट दिस प्रिंसिपल इज सेइंग कि रेम्युनरेशन मस्ट बी फेयर फॉर बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये बोलते दोनों के लिए, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, दोनों के लिए वो रेम्युनरेशन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। और रेम्युनरेशन फेयर कब होगा, कब माना जाएगा? एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर कब होगा? जब वो उसकी विद इन पेइंग कैपेसिटी है। और एम्प्लॉय के लिए फेयर कब होगा? जब वो अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे अगर मेंटेन कर पा रहा है, तो वो क्या होगा?
फेयर होगा, और रेम्यूनरेशन अगर फेयर होगा तो फिर एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है कि हम लोग, दो वर्ड्स हैं, सेंट्रलाइजेशन, जब सारी अथॉरिटी इसने अपने पास रख रखी है, ओनर और मैनेजमेंट, व्हेन होल अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल। सारी अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर एक बंदे के पास है या एक ग्रुप के पास है या ओनर या मैनेजमेंट के पास है, तो वो क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजेशन। और अगर इस अथॉरिटी को हम लोग शेयर कर लेते हैं, अगर हमने उस अथॉरिटी को शेयर कर लिया, हमने उसको डिस्पर्स कर दिया, ऑल लेवल्स, सबके बीच में बांट दिया, तो फिर वो क्या कहलाता है? इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन एट द टॉप लेवल, डिस्पर्सल, और हम लोग बोलेंगे शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स टिल द लोअर लेवल इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? ये बोलते हैं कि अब कितना सेंट्रलाइजेशन हो, कितना डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये बोलते हैं बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा, जैसे फेथ ऑफ टॉप मैनेजमेंट, द फेथ ऑफ सुपीरियर इन देयर सबऑर्डिनेट। अगर मेरे को ये विश्वास है कि मैं अपनी नीचे टीम को दे दूंगी तो वो लोग काम करके मेरे को दे देंगे, मेरे को मालूम है कि वो कॉम्पिटेंट हैं, अगर मेरे को ये विश्वास है, उनमें ट्रस्ट है, अगर मेरे को लगता है कि वो कॉम्पिटेंट है तो मैं डिस्पर्स करूंगी, शेयर करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। क्लियर? तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हेनरी फ्योल इज सेइंग देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि कितना हमको सेंट्रलाइज रखना है और कितना हमको डिसेंट्रलाइज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने पास रखोगे तो भी डिससेटिस्फेक्शन होगा, नीचे सबऑर्डिनेट्स कहेंगे हमें क्या है, जो कहोगे कर देंगे, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। और अगर आपने ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बीच में हमको बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये बोलते हैं कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहां तो आप फिर भी काम कर लोगे, वहां तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर जहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही बड़ा होगा, जैसे ही आपका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ेगा, तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, अपनी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही बांटना पड़ेगा। क्लियर? तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन एट द टॉप लेवल, डिस्पर्सल और शेयरिंग at all levels is known as decentralization. There must be a proper balance between centralization and decentralization. Proper balance होना चाहिए दोनों के बीच में, ना ज़्यादा centralization ना ज़्यादा decentralization. And up to certain extent it depends on trust of employer in their subordinate or their competence of subordinates. इस पे डिपेंड करेगा कि कितना हम लोग शेयर कर रहे हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम चल जाएगा सेंट्रलाइजेशन से भी, लेकिन बिग ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम नहीं चलेगा, आपको डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में हमको 3 चीजें याद में रखनी है। सबसे पहले तो हमारा कंप्लायंस ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। कंप्लायंस की बात जहां आ रही है वहां डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। दूसरा हमारा इम्पोजिंग जुडिशियस पेनल्टी, वहां ये आएगा। और तीसरा जहां कमिटमेंट्स फुलफिल करने की बात आ रही है, फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उस कंडीशन में भी आपका डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। हेनरी फ्योल का ये मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, प्रोस्पेरिटी के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है फ्रॉम बोथ द साइड्स
फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों की साइड से डिसिप्लिन होना जरूरी है। बोलते डिसिप्लिन मीन्स है क्या कि कंप्लायंस ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ एक्सटर्नल होंगे, वो रूल्स आपको फॉलो करने। पेनल्टी, फाइन्स मीन्स ये बिलीव करते थे कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड देंगे, लेकिन अगर गलत करें तो डिसिप्लिन क्योंकि हमको मेंटेन करना है वो आप पेनल्टीज भी लगाइए। जुडिशियस पेनल्टी मीन्स आप जस्टिफाइड होनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो, फिर पेनल्टीज, फाइन्स भी लगाओ। क्लियर। फिर कमिटमेंट, कि अगर कोई कमिटमेंट किया है तो वो कमिटमेंट पूरा करना है, दोनों को, एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉय। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आज हम बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट के पास ओवर प्रेशर है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन। तो मान लो सीरम इंस्टीट्यूट में आधार पूनावाला, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ये प्रॉमिस किया कि जनवरी में कि आप अगर इतनी वैक्सीन बनाओगे, आप ओवर टाइम करोगे, आप इतना काम करोगे तो आपका हम इतना वेजेस इंक्रीज कर देंगे, सैलरी इंक्रीज करेंगे, आपको इतना बोनस देंगे। क्लियर। तो उन्होंने वो जनवरी, फरवरी, मार्च में काम कर लिया। आफ्टर दैट नाउ ही हैज टू पे दैट बोनस, उसका कमिटमेंट पूरा होगा। दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉयज ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम ओवर टाइम करेंगे, काम करके देंगे, तो उनको भी अपना कमिटमेंट पूरा करना है। एंड दिस इज कवर्ड अंडर द हेडिंग और द प्रिंसिपल डिसिप्लिन। तो कमिटमेंट वाली बात हम लोगों की किस में आएगी? डिसिप्लिन के प्रिंसिपल में आएगी। क्लियर। तो हेनरी फ्योल इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना जरूरी है? डिसिप्लिन होना जरूरी है, अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में आपको यहां पे दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। एक में एक्स हेड है, वाई और जेड उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। वाई इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम दी एक्स से ऑर्डर मिल रहे हैं और एक्स के टुवर्ड्स ही वो अकाउंटेबल है, जवाबदेही है उसकी अपने काम के लिए। वाई जेड जो है उसको भी एक्स से ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड ही इज ऑल्सो अकाउंटेबल टुवर्ड्स एक्स फॉर हिज वर्क। मीन्स वाई का भी एक ही बॉस है जिससे उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, उसको क्लियर है कि मेरे को किसकी बात माननी है, एक्स की बात माननी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरीके से जेड का भी एक ही बॉस है, दैट इज मिस्टर एक्स, और उन्हीं से ऑर्डर मिलने और उन्हीं के टुवर्ड्स वो अकाउंटेबल है। क्लियर। बट व्हाट इज हैपनिंग इन सिचुएशन सेकंड? 5 सबऑर्डिनेट्स आर देयर, ए बी सी डी ई, एंड इनके ऊपर इनके दो हेड्स हैं, एक्स एंड वाई। अब ए बेचारा कंफ्यूज है, या दे ऑल आर कंफ्यूज्ड, ये सारे कंफ्यूज हैं। क्यों? एक्स ने आया कुछ ऑर्डर देके चला गया, वाई ने आया कुछ ऑर्डर दे दिया। नो, ए इज कंफ्यूज कि मैं एक्स की बात मानूं या मैं वाई की बात मानूं। फिर दिस इज द सिचुएशन। और ये बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कभी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया देयर मस्ट बी वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट and at a time he must receive order only from one boss। ये बोलते हैं कि हर सबऑर्डिनेट का अपना एक बॉस होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, जिससे कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिले। ये नहीं कि ज्यादा लोग अगर उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि उसको किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी है, और इस वजह से वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रांगली उन्होंने बोला हेनरी फ्योल ने कि देयर मस्ट बी, हेनरी फ्योल इज सेइंग कि देयर मस्ट बी, देयर शुड बी ऑर्डिनेट, 1 मिनट बेटा, the principal state that a subordinate should receive order और इंस्ट्रक्शंस। ये बोलते हैं कि ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड दैट सबऑर्डिनेट शुड बी अकाउंटेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। ये बोलते हैं कि एक बार में
एक बार में एक से ही ऑर्डर मिलने चाहिए और उसी के टुवर्ड्स वो लायबल होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स. If a subordinate receive order from more than one superior, it will create confusion in his mind and he will not be able to perform with his 100% productivity. इन्होंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में केस स्टडी में कवर हो जाएगा. तो अगर ऐसा होगा, बहुत सारे लोग एक साथ कमांड करेंगे, बहुत सारे लोग अगर इंस्ट्रक्शंस देने लगेंगे तो अथॉरिटी इज अंडरमाइंड हो जाएगी कि उसकी बात मानो, उसकी बात मानो, कभी उसकी रेपुटेशन ईगो खराब हो रही है, कभी उसकी रेपुटेशन ईगो खराब हो रही है. डिसिप्लिन इन जियोपार्डी मींस खतरे में आ जाएगा, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा. एंड ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन, ये सब चीजें हम लोगों की डिस्टर्ब हो जाएंगी. अगर ये लाइंस स्पेसिफिकली आती हैं तो आप समझ लेना कि हमारा प्रिंसिपल कौन सा कवर हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड कवर हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क. बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे लोग बोलते हैं कि किसी भी, हेनरी फ्योल कहते थे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ये देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी आपको एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या आपके काम है. बोलते जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम है उन कामों को आप डिवाइड करो. आपके पास परचेज का काम है, सेल्स का काम है, अकाउंट्स का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, ये बना. फिर बोलते हैं कि आप इसमें उन पर्सन्स को अपॉइंट करो जो पर्सन जिसमें कॉम्पिटेंट है. जिन पर्सन्स की हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयज की परचेजिंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, उनको परचेज डिपार्टमेंट में डालो. सेल्स पर्सन्स को सेल्स वाले में डालो. इसी तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड को अकाउंट्स में डालो. और जो हम लोग के क्रिएटिविटी से रिलेटेड है उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालो. बोलते कि जब आप एक काम के लिए जो उनका एरिया है, कोर एरिया है, जो उनकी कॉम्पिटेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क को दोगे तो वो काम करते करते उस एरिया में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे. मींस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. क्लियर. कि जब हम लोगों ने देखा एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता रहता है, बहुत सालों तक पढ़ाता है, तो उस सब्जेक्ट पे उसकी क्या आ जाती है, कमांड आ जाती है, उस सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ आ जाती है और वो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. अगर मैंने क्या किया, आज मैंने टीचर को एसएस पढ़ाने के लिए, कल मैथ्स पढ़ाने के लिए, परसों मैंने हिंदी पढ़ाने के लिए, ऐसे पॉइंट करेंगे तो फिर उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होगा. तो स्पेशलाइजेशन हम लोगों को देने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क मस्ट है. ये बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी फ्योल बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसिस देते थे कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. एंटायर वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द एंटायर वर्क टू वन पर्सन. ये बोलते किसी एक पर्सन को मत दो, आप उस पूरे वर्क को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दो. क्लियर. और ग्रुप्स में डिवाइड करके ग्रुप्स में डिवाइड करके जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं उन कॉम्पिटेंट लोगों को, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोगों को वो काम दो जिससे कि वो एफिशिएंसी से उस काम को परफॉर्म कर पाए. एंड डिवीजन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट ये लोग बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में या डिवीजन ऑफ वर्क या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड विद कि एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस होना चाहिए, उसी बॉस से इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स मिलने चाहिए, उसी के टुवर्ड्स वो अकाउंटेबल होने चाहिए. दैट्स इट. डिवीजन ऑफ वर्क इज बेसिकली रिलेटेड विद डिवीजन ऑफ वर्क. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिवीजन जो ग्रुप्स में बनाया उसके अकॉर्डिंग वर्क अलॉट करना है वेरियस एम्प्लॉयज में. यहां तक का काम है, वो काम अलॉट करना है और अलॉट करना है उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से जिससे स्पेशलाइजेशन डेवलप हो. बस यहां तक बात करता है डिवीजन ऑफ वर्क. अब जब हमने अलॉट कर दिया, क्लियर, मैंने यहां पे बोल दिया कि परचेज में ये लोग काम करेंगे, सेल्स में ये लोग काम करेंगे, या हम लोगों ने बोला प्रोडक्शन में ये लोग काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये करेंगे, फाइनेंस में यह करेंगे. क्लियर. सबको काम करना है.
लेकिन फॉर व्हाट दे ऑल आर वर्किंग? माई क्वेश्चन इज दिस कि ये सब अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहे हैं? दे ऑल आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप समझो कि अपना एक गोल होता है। ये बोलते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी डिवीजन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वर्किंग इन अ सेम डायरेक्शन। उन सबके एफर्ट्स जो है वो अल्टीमेटली एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो डायरेक्शन है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बोलते हैं कि अगर आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो बोलते हैं कि सबको अल्टीमेटली क्या करना है? अल्टीमेटली अचीव मेरे को ऑर्गेनाइजेशन गोल करना है। आज मान लो मेरा बिजनेस है या मेरी फैक्ट्री है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां मैं कार भी बना रही हूँ, जहां मैं बाइक्स भी बना रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा टोटल प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ बाइक्स एंड कार एक होगा। तो ये बोलते हैं कि अगर आप अलग अलग डिविजन्स भी बना रहे हो, ये बोलते हैं कि अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आप डिवीजन भी बना रहे हो, तो बोलते हैं एक तो आप क्या करो, वन हेड वन प्लान। ये बोलते हैं आप हर डिवीजन डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज अपॉइंट करो। जैसे मोटरसाइकिल डिवीजन है, उसमें मैंने एक इंचार्ज अपॉइंट किया, कार डिवीजन में मैंने इंचार्ज अपॉइंट किया, बट they all are working in one direction, unity of direction, and that our direction is achieving organizational goal। तो ये प्रिंसिपल ये बात करता है कि अल्टीमेटली चाहे कितने भी डिपार्टमेंट्स बन गए, चाहे कितने भी डिविजन्स बन गए, हर का अलग अलग हेड हो गया जो उस पर्टिकुलर डिवीजन की पूरी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी उन सबके एफर्ट्स एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे, एंड दैट डायरेक्शन इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अल्टीमेटली हम लोग जो काम कर रहे हैं, फॉर व्हाट वी आर वर्किंग फॉर ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज सेइंग कि वी ऑल शुड वर्क इन वन डायरेक्शन, दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल goals। Clear? Next one is authority and responsibility। Next one is authority and responsibility। इन्होंने हेनरी फ्योल ने बोला कि दो बातें हैं, दो वर्ड्स हैं, एक तो अथॉरिटी एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोलते हैं अथॉरिटी जो है वो किसी भी पर्सन का एक राइट है, एक अधिकार है जो उसको मिला हुआ है। किस चीज का अधिकार मिला हुआ है? कि ऑर्डर देने का, टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस और कंप्लायंस ऑफ दैट ऑर्डर। कि मेरे को राइट है कि मैं ऑर्डर दे सकती हूँ और उस ऑर्डर की पालना करा सकती हूँ, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स हैविंग राइट टू गिव ऑर्डर एंड एंश्योर कंप्लायंस ऑफ दैट ऑर्डर। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है कि मेरे को जो टास्क दिया हो गया है वो टास्क मेरे को कंप्लीट करना है, दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फ्योल ये कहते थे कि जो दो फ्रेंड्स हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोलते हैं ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं ये हमेशा हाथ मिला के रहते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों फ्रेंड्स हैं ये हाथ मिला के रहते हैं। मीन्स जहां जहां अथॉरिटी होगी वहां वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और जहां जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहां वहां अथॉरिटी होगी। बोलते हैं कि आपको बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। क्लियर? उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने अथॉरिटी दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो उस पावर का मिसयूज करेगा। क्लियर? और दूसरी साइड अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसके साथ अथॉरिटी नहीं दी, तो वो काम नहीं कर पाएगा।
मैंने मान लो बोल दिया प्रोडक्शन मैनेजर को कि आप इतनी यूनिट प्रोड्यूस करके दे दो, बट आई हैव नॉट गिवन द अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल और द अदर थिंग्स, तो वो बार बार एक एक चीज के लिए पूछने आ रहा है, तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाए। तो अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। क्लियर? तो अथॉरिटी हमारा क्या है, राइट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर ऑब्लिगेशन। क्लियर? एंड लास्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट। देखो इसमें भी बात समझो, क्या है अगर हम लोग बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये सब लोग ज्वाइन करते हैं। जब इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो इनका खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। मे बी उनका पर्सनल इंटरेस्ट था कि सैलरी अच्छी थी, मे बी पर्सनल इंटरेस्ट था कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी थी, मे बी पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी था, वॉट एवर बी द पर्सनल इंटरेस्ट, बट दे हैव जॉइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इंटरेस्ट। एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल is also having its interest। तो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन always try to fulfill these personal interest। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या ट्राई करेगा कि उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको वो पूरा कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे हमको ये डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट नीड्स टू टेक डिसीजन कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में लेना है या किसी के पर्सनल इंटरेस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा और इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे रहेगा। मींस इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं होगा, डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन सबके इंटरेस्ट में क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। मींस कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो प्रेफरेंस हो गई, प्रायोरिटी होगी, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा नीचे होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसको दबा दिया जाएगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, किसमें, फॉर जनरल इंटरेस्ट। हम ये नहीं कह रहे कि हम वो पूरा नहीं करेंगे, वी विल ट्राई, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहां वी हैव टू सेलेक्ट कि हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखें या हम लोग जनरल इंटरेस्ट को देखें, तो वी शुड गो फॉर जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट ऑलवेज टेक्स प्रायोरिटी और दी प्रेफरेंस। क्लियर? अगर हम लोगों ने बोला कि दोनों के इंटरेस्ट की बात आती है तो हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे और हम लोग जनरल इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। क्लियर? ऑल दीज आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।